यदि जातियां किस तरह काम करती हैं ये समझना हो तो उसके लिए भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये आर्टिकल। और जाति का विनाश के तहत पिछले एपिसोड में हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हम जान चुके हैं कि किस प्रकार सजातीय विवाह को पुख्ता तरीके से लागू करवाने के लिए कुछ कायदे और नियम बनाए गए हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि स्त्री और पुरुषों के लिए यही कायदे और नियम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि कोई विधवा स्त्री हो तो उससे निपटने के लिए किस तरह की अमानवीय और क्रूर प्रथाएं जो हैं वो चलाई जाती हैं, और वहीं यदि एक पुरुष विधुर हो जाता है तो उसके लिए अलग कानून है। तो हर लिहाज से जो है वो औरतों का ही शोषण और दमन करने के लिए ये प्रथाएं चालू की गई हैं। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों इन्हें इतना महिमा मंडित किया जाता है, जो ग्लोरिफिकेशन है गलत प्रथाओं का वो क्यों होता है। तो चलिए 27 अपनी सामान्य कार्य विधि में ये जटिल हो सकता है, लेकिन हिंदू समाज में किसी सतही देखने वाले को भी स्त्रियों के संदर्भ में 3 खास प्रथाएं दिखाई देंगी कि जो लोग जाति प्रथा को नहीं भी जानते हैं तो भी उन्हें ये चीज दिखाई दे सकती है कि औरतों का कितना शोषण होता है। पहला, सती यानी विधवा को उसके मृत पति के साथ जला देना। दूसरा, थोपा गया आजीवन वैधव्य, जिसके अंतर्गत किसी विधवा को दूसरा विवाह करने की आज्ञा नहीं है। तीसरा, बालिका विवाह, और ये भी एक अमानवीय प्रथा है, क्योंकि यदि जो व्यक्ति विधुर हो जाता है उसकी शादी एक बच्ची से करवा देना, मतलब एक छोटी बच्ची को किसी वयस्क विधुर के हवाले कर देना, ये भी अपने आप में अमानवीय और क्रूर है। अंग्रेजों ने जब इस चीज का विरोध किया और लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो बढ़ाने की पेशकश करी, तो उसका सबसे पुरजोर जो विरोध था उसको करने वाले में स्वर्गीय श्री बाल गंगाधर तिलक सबसे आगे थे, और उन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विधुर के मामले में संन्यास के लिए भी बहुत चाव दिखाया जाता है, किंतु कुछ मामलों में ये शुद्ध मानसिक कारणों से भी संभव है। 28 जहां तक मेरी जानकारी है, इन प्रथाओं के उद्भव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या आज तक सामने नहीं आ सकी है। ये बताने के लिए हमारे पास अनेक दार्शनिक सिद्धांत हैं कि इन प्रथाओं का सम्मान क्यों किया जाता था, परंतु कहीं भी इनके उद्भव और अस्तित्व के कारणों का संकेत नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं भगत सिंह का खास तौर से उल्लेख करना चाहूंगी। अपने आर्टिकल मैं नास्तिक क्यों हूं में भगत सिंह भी इसी बात को कहते हैं कि ये परंपराएं कहां से शुरू होती हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा संभव है कि जब सभ्यताएं शुरुआती दौर में रही होंगी तो मनुष्य जो है वो निरंकुश ना हो जाए, इसीलिए कुछ कायदे और कानून बनाए गए होंगे। लेकिन ये आदिम सभ्यताओं में बनाए गए कायदे कानून थे जो आज की आधुनिक सभ्यता पर लागू नहीं किए जा सकते जस के तस। और याद रहे कि हिंदू धर्म में आज भी ये सनातनी कानून जो हैं जस के तस लागू हो रहे हैं। सती को सम्मान्य बताया गया है, विद इन ब्रैकेट तुलनीय A.K. कुमार स्वामी सती और डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न विमेन, द ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल रिव्यू, खंड 6 1913। क्योंकि ये पति पत्नी के बीच शरीर और आत्मा का संपूर्ण मिलन और शमशान के परे समर्पण का प्रमाण है, क्योंकि इसमें पत्नीत्व का आदर्श निहित है, जैसा कि उमा ने उस समय अच्छी तरह से स्पष्ट किया था जब उन्होंने कहा, हे महेश्वर, अपने पति देव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है, यही उसका शाश्वत स्वर्ग है। भावुकता में वे आगे कहती हैं, यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। कि मतलब औरत के लिए स्वर्ग और नर्क जो है वो पूरा का पूरा पति के आसपास घूमता है, उसकी इच्छाओं के आसपास घूमता है। अनिवार्य वैधव्य क्यों सम्माननीय है मैं नहीं जानता, न ही मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो उसकी प्रशंसा करता हो। हालांकि पालन करने वाले अनेकानेक हैं। बालिका विवाह की प्रशंसा में डॉक्टर केतकर कहते हैं कि एक सच्चे निष्ठावान स्त्री अथवा पुरुष को विवाह सूत्र में बंधने के बाद किसी अन्य पुरुष या स्त्री के प्रति अनुराग अनुभव नहीं करना चाहिए। तो ये चीज वो दोनों के लिए कहते हैं कि स्त्रियों को यदि दूसरे पर पुरुषों की तरफ नहीं देखना चाहिए तो पुरुषों को भी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरांत बल्कि
विवाह के पहले भी आवश्यक है, क्योंकि कौमार्य का सही आदर्श यही है। किसी भी अपरिणीता को पवित्र नहीं माना जा सकता। अपरिणीता कौन? जिसका कौमार्य किसी वजह से भंग कर दिया गया हो या हो गया हो, जिससे उसका विवाह होने वाला है, किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम का अनुभव करती है। यदि वह ऐसा करती है तो यह पाप है। इसलिए एक लड़की के लिए बेहतर है कि उसके भीतर यौन चेतना जागृत होने से पहले ही उसे पता चल जाए कि उसे किससे प्रेम करना है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया 1909, पृष्ठ संख्या 2 से लेकर 33, यानी कि फ्रॉम 2 to 33। तो आप ये पेजेस रेफरेंस के तौर पर चेक कर सकते हैं। 29, ये हवाई और कुटिल कुतर्क बताते हैं कि ऐसी प्रथाओं को क्यों सम्मानित किया जाता रहा है, परंतु उनसे हमें यह नहीं पता चलता कि इन रिवाजों को निभाया क्यों जाता है। इसका ग्लोरिफिकेशन तो हम सब लोग देखते हैं, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है, अब वो जानिए। मेरा ये मानना है कि इसको सम्मान देने का कारण ही यह है कि इसका पालन किया जाता रहे। जिस किसी को भी 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद के उदय का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, वह मेरे कथन का सार समझ जाएगा। हमेशा ही आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और इसके काफी बाद उसके इर्द गिर्द उग आए दर्शन उसका औचित्य साबित करते हैं और उसे नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं। इसी तरह मैं निवेदन करता हूं कि इन रिवाजों को इतनी ज्यादा प्रशंसा इसी कारण की गई है क्योंकि इनके चलन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा की जरूरत थी। तो गलत रीति रिवाजों को जो ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि बहुत महान है हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, उसमें कितनी अमानवीय प्रथाएं चली आ रही हैं, खासकर औरतों के लिए, या यूं कहें सारी प्रथाएं ही औरतों के खिलाफ हैं उसमें। तो उसका जो महिमा मंडित किया जाता है वो इसीलिए कि उनकी खामियों की तरफ कुछ ध्यान ना जाए और अमानवीय और सामाजिक बेईमानी की तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसलिए इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। आप इसको बड़े आराम से आज की मौजूदा सरकार के महिमा मंडित किए गए कामों को के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, जैसे ये महिमा मंडित होता है वैसे सब कुछ प्राइवेट होने लगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी वक्त औरतों को कुचलने दबाने के ऊपर कोशिशें तेज हो जाती हैं। होम शेल्टर जैसे केस सामने आ जाते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार शामिल है। बिल्किस बानो या निर्भया, ये तो वयस्क स्त्रियां हैं, छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शा जाता है यहाँ पर, और महिमा मंडित होती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और वही संस्थानिक हत्याएं होती हैं रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे स्टूडेंट्स की। हर घर तिरंगा, झूठा राष्ट्रवाद फैलाया जाता है और जबकि पीछे से पूरा देश बेचा जा रहा है। तो ये प्रथाएं जो हैं वो शुरू से होती रही हैं, और हिंदू राष्ट्र को मानने वाले या उसकी पैरवी करने वाले किस तरह शुरू से ही काम करते रहे हैं, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रश्न यह है कि ये रिवाज शुरू कैसे हुए। मेरा विचार यह है कि जाति संरचना को जन्म देने के लिए उसकी आवश्यकता थी और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं उन पर मुलम्मा चढ़ाने के लिए ऐसे दार्शनिकों की आवश्यकता थी जो उसकी प्रशंसा कर सके, क्योंकि ये सीधे साधे आदमियों की नैतिक चेतना के लिए कितने क्रूर और आघातकारी रहे होंगे कि उन्हें बहुत मधुर बनाकर पेश करने की जरूरत थी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है तुलसीदास जी की लिखी गई अवधि में रामचरितमानस। शुरू में उनका विरोध हुआ, ब्राह्मणों द्वारा ही किया गया कि संस्कृत की ग्रंथ को आपने अवधि में क्यों ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन बाद में जैसे जैसे आम जन में पॉपुलर होता चला गया वैसे वैसे तुलसीदास के लिए सम्मान बढ़ता चला गया, खुद ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर भी। तो बहुत माइल्ड तरीके से, अच्छे तरीके से उसको पेश कर किया गया है। इन सब चीजों के लिए डॉक्टर अंबेडकर जाति का विनाश में पूरा ब्यौरा दे चुके हैं। रीति रिवाज साधन मात्र हैं, जबकि उन्हें आदर्श घोषित किया जाता है। साधन मात्र हैं, सुचारू तरीके से चीजों को चलाने के लिए रीति रिवाज चालू किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। समय समय के हिसाब से उसमें एड ऑन्स होते रहने चाहिए, लेकिन हम उन्हें गलत रीति रिवाजों को जो है वो आदर्श के तौर पर प्रस्तुत करने लगते हैं।
परंतु वे हमें इनसे निकलने वाले परिणामों को समझने की ओर से हमारी आंखें बंद नहीं कर सकते। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि साधनों का आदर्शीकरण आवश्यक है और इस खास मामले के पीछे उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने की प्रेरणा भी होगी। साधन को साध्य मान लेने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते ये अपने वास्तविक चरित्र यानी साधन होने को ढक न ले। कि किसी भी चीज के नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि कोई चीज सुचारू तरीके से काम करती रहे, लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स भी ना हो, यानी कि कोई सुधार भी ना हो, ये गलत है। आप कानून बना सकते हैं कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, जैसे आप किसी साधन को साध्य बना सकते हैं, परंतु उसके द्वारा आप साधन की प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे आप बिल्लियों को कुत्ता नहीं बना सकते। तो इसको पंचतंत्र की एक छोटी सी और बड़ी प्यारी सी कहानी है, वो हम सभी ने सुनी होगी, रंगे से यार वाली। नील के ड्रम में गिर जाता है, नीला हो के आता है और सब लोग जो है उसी को राजा बना लेते हैं और शेर भी उससे डरने लगता है, लेकिन वो अपनी प्रकृति नहीं भूल पाता। जैसे ही दूर कहीं सियार हुआ हुआ करते हैं, वो भी हुआ हुआ करने लगता है और इसी चक्कर में मारा जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि गलत चीजें सही नहीं हो जाएंगी, चाहे आप उनको कितना भी ग्लोरीफाई कर दीजिए। परिणामतः मेरा यह कहना गलत नहीं है कि साध्य के रूप में देखा जाए या साधन के रूप में सती, आजीवन वैधव्य और बालिका विवाह ऐसे रिवाज हैं जिनका प्राथमिक लक्ष्य था जाति के भीतर अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री की समस्या का समाधान करना और सजातीय विवाह को बनाए रखना। इन रिवाजों के बिना सजातीय विवाहों को बचाए नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि सजातीय विवाह के बगैर जाति एक धोखा है। 30 भारत में जाति की सृष्टि और संरक्षण की कार्यविधि पर विचार करने के बाद अगला प्रश्न ये उठता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। उत्पत्ति का प्रश्न हमेशा ही उलझन भरा होता है और ये दुखद है कि जाति के अध्ययन में इसकी उपेक्षा की गई है। कुछ ने चालाकी बरती है तो औरों ने इसे छोड़ ही दिया है। जैसा कि जो विदेशी हैं उन्हें यहाँ की जाति व्यवस्था ढंग से समझ में नहीं आ सकती, हालांकि स्त्रियों के लिए कितनी अमानवीय है ये हर कोई समझ लेता है, लेकिन जातियां एक्चुअल में किस तरह काम करती हैं ये किसी बाहरी व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है। और जो लोग इसको जानते हैं वो इसको उजागर करने में, इसके ऊपर लिखने में बेईमानी करते हैं। कुछ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जाति की उत्पत्ति नाम की भी कोई चीज हो सकती है और सुझाव दिया है यदि हम उत्पत्ति शब्द के बारे में अपने कौतूहल को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हमें इसके बहुवचन रूप का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जाति की उत्पत्तियां। जहां तक मेरी बात है, मैं भारत की जाति की उत्पत्ति को लेकर किसी तरह की दुविधा में नहीं हूं, क्योंकि जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि सजातीय विवाह प्रथा ही जाति का एकमात्र अभिलक्षण है। और जब मैं कहता हूं कि जाति की उत्पत्ति, तो मेरा आशय होता है सजातीय विवाह के तंत्र की उत्पत्ति। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स डॉक्टर अंबेडकर के बहुत ज्यादा थी। वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से विचार वे करते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स पढ़ के जो है पता चलता है कि वो बहुत कंफ्यूज थे। तो ऐसा नहीं है, वो इतनी गूढ़ बातें लिखते थे कि आम व्यक्ति के लिए उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो कंफ्यूज वो नहीं, उनको पढ़ने वाले रहे हैं। 31 समाज में व्यक्तियों की विखंडित अवधारणा जो राजनीतिक बयानबाजियों में सबसे अधिक लोकप्रिय है, विद इन ब्रैकेट जिसे मैं अश्लील कहने जा रहा था, सबसे बड़ा पाखंड है। ये कहना कि व्यक्तियों से समाज बनता है महत्वहीन है। समाज हमेशा वर्गों से बनता है। वर्ग द्वंद्व के सिद्धांत पर जोर देना अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन किसी भी समाज में निश्चित वर्गों की उपस्थिति एक तथ्य है। उसका आधार अलग अलग हो सकता है। वे वर्ग आर्थिक, आध्यात्मिक या सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग का सदस्य होता है। यह एक सार्वत्रिक तथ्य है और आरंभिक हिंदू समाज इस नियम का अपवाद नहीं रहा होगा। और सच यही है कि हम जानते हैं कि यह अपवाद नहीं है। यदि हम इस सामान्य नियम को ध्यान में रखते हैं तो जाति की उत्पत्ति के अध्ययन में यह तथ्य बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि तब हमें सिर्फ यह निर्णय करने को रह जाएगा कि वह कौन सा वर्ग था जिसने सबसे पहले अपने को जाति में बदलने का काम किया। क्योंकि वर्ग और जाति यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और यह सिर्फ एक अवधि है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। जाति एक स्वेच्छा से बंद वर्ग है। कि ऐसी ग्लोरीफाई करके लोगों के दिमाग को इस तरह पलट दिया गया कि उन्हें इसी में फक्र महसूस होने लगा। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, जो जितना औरतों को दबा रहा है, जितना बलात्कार कर रहा है, उतना ही उसका सम्मान बढ़ रहा है।
छोटी सी बात है, लेकिन आप समसामयिक यानी कि कॉन्टेम्परेरी इश्यूज के साथ इसको जोड़कर भी समझ सकते हैं। 32, जाति के मूल के अध्ययन को हमारे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा कि वह कौन सा वर्ग है जिसने अपने इर्द गिर्द एक बंद वर्ग का निर्माण किया है। यह प्रश्न कुछ ज्यादा ही कौतूहलजनक है, क्योंकि यह बहुत प्रासंगिक है और इसका उत्तर उस रहस्य से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जातियां कैसे पनपी और दृढ़ होती गईं। तो सबसे पहले जो है वो जड़ पकड़िए। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरी क्षमता के दायरे में नहीं है। मैं इसका परोक्ष उत्तर ही दे सकता हूं। मैंने अभी अभी कहा कि विचाराधीन रीति रिवाज हिंदू समाज में प्रचलित थे। तथ्यों के प्रति ईमानदारी बरतने के लिए इस वक्तव्य को थोड़ा संशोधित करना होगा, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि वे व्यापक रूप से प्रचलित थे। ये रीति रिवाज अपनी पूरी कठोरता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित हैं। आज भी जो है ये लोग कठोरता से इसका पालन करते हैं, और ब्राह्मणों में भी बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी जातियां और उपजातियां हैं। इस चीज को जाति का विनाश में काफी आगे जाकर 20 साल बाद डॉक्टर अंबेडकर ने और ज्यादा क्लैरिफाई किया था। तथ्यों के प्रति ईमानदारी बरतने के लिए हम इस वक्तव्य को थोड़ा संशोधित करना होगा, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि वे व्यापक रूप से प्रचलित थे। ये रीति रिवाज अपनी पूरी कठोरता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित हैं, जो हिंदू समाज के सोपान क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हैं। और चूंकि गैर ब्राह्मण जातियों में इसका प्रचलन अनुकरण के आधार पर है, जो बहुत आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इसके पालन में न तो उतनी दृढ़ता है और ना ही संपूर्णता है। बाकी जो है देखा दाखी करते हैं, इसीलिए पता चल जाता है। यहां पर अकबर और बीरबल का एक किस्सा मुझे याद आता है कि बीरबल को जब अकबर मिस्र के राजा के पास भेजते हैं और ये कहकर भेजते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मैं आपके पास मिलने के लिए भेज रहा हूं बतौर दूत, तो मिस्र के राजा जो हैं उनकी अक्ल की परीक्षा करने के लिए अपने लुक अलाइक्स अपने साथ बिठा लेते हैं। और बीरबल के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे उन लोगों को उसमें से असली राजा कौन है ये वो चुनाव करें। लेकिन बीरबल जो है वो एक कीन ऑब्जर्वर होते हैं और वे जल्दी पता लगा लेते हैं कि 5 लोगों में से असली राजा कौन है। और जब राजा उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे पता लगाया, तो वो कहते हैं कि आप जब कोई चीज कर रहे थे तो उसमें एक परफेक्शन था जो राजा के लिए जरूरी है, और एक कॉन्फिडेंस था। बाकी जो 4 आपके लुक अलाइक थे वो आपको देखकर उसका अनुकरण कर रहे थे। तो इसी तरीके से ये जो रीति रिवाज हैं ब्राह्मणों में जितना परफेक्शन के साथ लागू होते हैं, बाकी लोग क्योंकि उनकी कॉपी कर रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें वो परफेक्शन नहीं है रीति रिवाजों को निभाने में। ये यहां कहने का मतलब है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवलोकन के आधार का काम कर सकता है। यदि गैर ब्राह्मण जातियों में इन रीति रिवाजों का प्रचलन अनुकरण पर आधारित है, तो ये साबित करने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा वर्ग जाति नाम की संस्था का जनक है। तो ये सारी की सारी ब्राह्मणों ने की हैं, और संसाधनों पर कब्जा किस तरह बना रहे ये तभी संभव था जब सभी लोग इस चीज को माने। क्यों ब्राह्मण वर्ग ने अपने आप को एक बंद जाति में बदला, यह एक अलग प्रश्न है जिस पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाएगा। परंतु इन रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन और सभी प्राचीन सभ्यताओं में पुरोहित वर्ग द्वारा अपने को सामाजिक रूप से श्रेष्ठतर घोषित कर देना, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता था। उसने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींव डाली और इसे जिंदा रखा। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको अब तक सारी ही बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो यदि कोई दुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, चाहे वे पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो, सभी कमेंट्स का वेलकम है, क्योंकि ऐसा संविधान हमें कहता है, अपनी बात को रखने का अधिकार आप लोगों को देता है। इसलिए सभी तरह के कमेंट्स का वेलकम है। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि संभव हो तो घर की महिलाओं को इन एपिसोड्स को सुनाना ना भूलें। धन्यवाद।